ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की अंतिम विदाई का सबसे भावुक और ऐतिहासिक अध्याय आज से शुरू हो गया है। तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में हजारों लोग अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। शोक समारोह के दौरान ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गलिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची की आंखें भी नम हो गई। पूरे ईरान में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए, जबकि अंतिम यात्रा के बाद 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारत की ओर से भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हो रहा है, वो भी पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खामेनी के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है और खामेनी के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में अंतिम दर्शन 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो आप समझिए, खामेनी के अंतिम संस्कार को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, पूरा ईरान और ईरान के लोग जो है वो सड़कों पर नजर आए और इस दौरान सबने अपने अपने सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर नम आंखों से विदाई दी। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम की हम बात करें, सुबह 8 बजे से श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत, और कहा जा रहा है कि तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में अंतिम दर्शन जो है वो किया जाएगा। तो सुपुर्द खाक की तैयारी तेज है और तेहरान में प्रार्थना के लिए हॉल तैयार किया गया है। अंतिम विदाई में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने की बात सामने आ रही है। अली खामेनी के सम्मान में सड़कों पर लोग नजर आए और उतरेंगे भी। पार्थिव शरीर ईरान, इराक के कई शहरों से होकर गुजरेगा। तेहरान को नजफ, करबला और मशहद ताबूत जो है वो जाएगा। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, आप देख सकते हैं। साथ उनकी आंखें नम हैं। अयतुल्लाह अली खामेनी 28 तारीख को जब हमला हुआ तो उनकी मौत हुई थी और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े मनोज कुमार जी, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। 4 तारीख का जिक्र किया था अजिताभ सर, अगर मैं गलत नहीं हूं आपने, और अब तस्वीर निकलकर सामने आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो सबके मन में सवाल रहा, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा अजिताभ सर, वो ये रहा कि मुस्तफा खामेनी कहां है। जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग सबको। ये सही में बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये कई तरह के शंकाएं पैदा करता है। सबसे पहले तो देखिए ना, वो अपनी वाइफ के जनाजे में और कल उनके पिता के और उनके रिलेटिव्स के थे, इसमें नहीं आना बहुत बड़ा एक निगेटिव मैसेज जाएगा ईरान के अंदर और बाहर दोनों। क्योंकि मुस्तफा खामेनी एक यूनिफाइंग फोर्स है, क्योंकि बीइंग सुप्रीम लीडर और खामेनी के पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्रेजेंस एक यूनिटी और सॉलिडिटी की बात जो दिखाने की कोशिश कर रहा है ईरान, उसको बल मिलता। उनका नहीं पहुंचना, और देखिए यहाँ पे और कई लोग जैसे अहमद वाहिदी जो हैं, कमांडर हैं IRGC के, वो भी आए हैं। तो जो लोग पिछले युद्ध के दौरान 4 महीने में नहीं दिख रहे थे, वैसे लोग भी इस फ्यूनरल में दिख रहे हैं। लेकिन मुस्तफा खामेनी का नहीं मौजूद रहना निश्चित रूप से ये संदेह पैदा करता है कि क्या वो जीवित हैं। देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस थे। बॉडी डबल का आजकल कंसेप्ट चल गया है, वर्चुअल वो अपने आप को दिखा सकते थे और देखे जा सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेके यूनिफिकेशन में शायद एक और मदद मिलती और इस्लामिक रेजिम में और ज्यादा मजबूत देखती। तो कहीं ना कहीं ये संदेह और गहरा रहा है कि क्या वो जीवित हैं, अगर हैं तो क्यों नहीं प्रेजेंट हुए। और ये हो सकता है IRGC और जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो ईरान में है, उन दोनों के बीच और जो दरार हैं, जो भी थोड़ी
गैप्स अभी तक नजर आई है वो और बढ़ने की भी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसका फायदा इजराइल और अमेरिका उठा सकते हैं। जी ये आपने बहुत बड़ा इशारा किया है देवनाथ सर। इसका फायदा इसराइल और अमेरिका उठाते हुए नजर आएंगे क्या? और आप क्या बड़ी वजह मान रहे हैं मुस्तफा के ना आने की? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल चाहेंगे, अमेरिका भी चाहेगा कि आईआरजीसी और ईरान की जो सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके बीच में दरार आ जाए। हम्म। क्या ये दरार वाकई वहां पर है, इसका कयास लगाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि आईआरजीसी में जो टॉप कमांडर्स होते हैं वो हमेशा अपने सिविलियन लीडरशिप के प्रति थोड़ा सा कमिटेड होते हैं, खासतौर से क्योंकि उनको सिलेक्ट ही किया जाता है, उनकी लॉयल्टी सुप्रीम लीडर के प्रति वही निष्ठा, वही वफादारी होनी चाहिए। तो क्या वो आयतुल्ला खमेनी के बाद अब मुस्तफा खमेनी के कंट्रोल में नहीं है? अ, ये शायद पश्चिमी मीडिया द्वारा फैलाया गया भ्रम है। हाँ, मुस्तफा खमेनी कहाँ पर है, सस्पेंस बरकरार है। हम्म। अगर वो इन जनाजों में शामिल नहीं हो रहे हैं हम्म। तो फिर डेफिनेटली काफी इंडिकेशन है कि शायद अ, वो इंजर्ड हैं। बट लेकिन सर, आता हूं सर। ऐसा काफी संभव है, जी। ऐसा काफी संभव है हम्म। कि अंतिम शेष मुहूर्त में वो 2 या 3 मिनट के लिए आएंगे। सुपर्दे खाक की जो फाइनल डस्ट फेंकी जाती है उस वक्त आएंगे हम्म। और उसके बाद फिर वापस अपने गुमनाम ठिकानों में गायब हो जाएंगे। हम्म। काफी बड़ी संभावना है। हम्म। जी। मनोज साहब, ये तो एक पक्ष ये है कि मुस्तफा खमेनी नहीं है, और ये भी बात कही जा रही कि वो मे बी इतने ज्यादा इंजर्ड हैं कि वो चल के नहीं आ सकते। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि उसका उपयोग किया जा सकता है। क्या मुस्तफा खमेनी को ये डर सता रहा है, या उनके मन में ये डर है कि अगर थोड़ी सी भी भनक लगी तो इसराइल तो ऐसे मौके पे है, वो इंतजार कर रहा मौके का, तो वो उसको भुना सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से? ईरान जो है बहुत ही डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा है और इस क्षण जो है मुस्तफ़ा का नहीं होना स्वाभाविक है कि कितना जो है डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा होगा। और एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आजकल देखा जाता है कि अमेरिका बहुत एडवांस है और इसका यूज़ करके वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो ईरान को हार्म पहुंचा सकता है। और यहाँ तक कि ये भी मैसेज आ रहा है, हालांकि इसको फेक बताया जा रहा है, कि इसराइल जो है जब पीस टॉक हो रहा था अमेरिका के साथ, तो वहाँ उस समय भी जो है जो भी ईरान के स्पीकर थे, चाहे विदेश मंत्री थे, चाहे राष्ट्रपति भी थे, उनका डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के पास जो है उनका दौरा हुआ था, तो वहाँ भी उनका एक टारगेट था कि इन लोगों को भी एलिमिनेट कर दिया जाए। तो ऐसे भयावह दौर में जिस तरह से ईरान गुजर रहा है, तो स्वाभाविक है कि मुस्तफ़ा सामने नहीं आएंगे। और एक रिकॉर्डेड वीडियो हो चाहे इस तरह का आना चाहिए था, सब लोग एक्सपेक्टेशन यही रखता है, क्योंकि आप वर्ल्ड के लगभग 100 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सुप्रीम लीडर ईरान का वहाँ ना हो तो एक थोड़ा सा एक ऑकवर्ड लगता है। लेकिन ईरान जो है बहुत ही डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए, और कोई फोटोग्राफ्स जब से वो बने हैं तब से कोई फोटोग्राफ्स कोई वीडियो सामने नहीं आया, इससे पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर में वो किस अवस्था में है। ये भी बताया गया था कि वो इंजोर्ड हैं या कितना इंजोर्ड है, कितना परसेंट उनका इंजरी है, ये सब भी जो है एक इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है अभी आ रहा है। और वो स्वाभाविक है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल दोनों एक टेक्नोलॉजी वे में बहुत ही एडवांस है, और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जितने भी वो शासनाध्यक्ष को एलिमिनेट किए हैं वो एआई का यूज़ करके, इफेक्टिव तरीके से यूज़ करके, और ये एआई जो है बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड के लिए भी, और सभी कंट्री जो है इसको अभी इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और तो स्वाभाविक है कि उसको ध्यान में रखते हुए उनका प्रोग्राम नहीं बनाया गया। हालांकि रशिया, चाइना और इंडिया से जो उनका इच्छा था कि जो भी यहाँ के सीनियर लीडरशिप में वहाँ वहाँ पे पहुँचे, लेकिन
रिप्रेजेंटेटिव जो है भारत हो, रशिया हो, चाइना हो, उन्होंने वहाँ पे भेजा। तो अभी जो है अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। कोई क्या हो सकता है, जिस तरह से हिडन वे में जो है हमला हो जाता है, और या कब कर दे कोई पता नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का अप्रोच अपनाया गया ईरान द्वारा, जो कि ठीक है सर। अजताब जी, जो यूके देवनाथ सर ने कही और मनोज सर ने भी इशारों में कहा कि मे बी वो डर है कि जिसकी वजह से वो अभी बैठे और एंड मोमेंट पे, मतलब लास्ट मोमेंट पे वो नजर आ सकते हैं। क्या ये पहल, मतलब ये स्टेप उनकी तरफ से देखने को मिलेगा? साथ ही साथ अब जो है खamenei के जाने की वजह से कितना बड़ा लीडरशिप के तौर पर बैकफुट पर ईरान नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए आशीष जी, इसमें सबसे ज्यादा इस्लामिक रेजिमे की बात यहाँ पे है। ईरान और इस्लामिक रेजिमे में भी कहीं ना कहीं एक गैप तो बढ़ा है। वो इस जनाजे और सुपुर्दे खाक का जो इवेंट हो रहा है, इसमें भी दिख रहा है। कई बहुत सारे ऐसे ईरानियंस हैं जो इस तरह के ग्रांड शो को एक सही नहीं मानते, क्योंकि एक तो इतने 4 महीने बाद इस तरह के फंक्शन को आयोजित करना, इसमें भी थोड़ी सी इस्लाम के अंदर एक डिफरेंसेस पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के लोग भी कह रहे हैं कि जहां पूरी जनता इतनी परेशान है, बेहाल है, आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, वैसे में इतने बड़े पैमाने पे इस तरह का आयोजन करना और ये कहीं ना कहीं थोड़ा उनके लिए भी एक संशय पैदा करेगा। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये यूनिफिकेशन में कितना हेल्प करेगा, जिसका ये कोशिश कर रहे हैं। और खुद राष्ट्रपति पेजेस्कियन, गालिबाफ, सारे लोग IRGC लोग ईरानियन लोगों को अपील करते दिख रहे हैं कि भाई आप आइए। और 2 मिलियन कह रहे हैं कि मतलब 20 मिलियन की बात हो रही है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग आने की संभावना है। तो अभी जो मूवमेंट है, दिख रहा है कि लगभग 50 कंट्रीज के लोग आए हैं। निश्चित रूप से ये ईरान दिखाना चाहता है कि एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और ईरान को और ईरान के रेजिमे को सपोर्ट मिला है, डिस्पाइट अमेरिका और इजराइल के न चाहने के बावजूद। तो ये मैसेजिंग एक बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग पे भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। देखिए, आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है और ये 250वां स्वतंत्रता दिवस है। अमेरिका के अंदर भी इनफैक्ट बहुत सारी बातें हुई कि इस जो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होने चाहिए था, उसको राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी मार्केटिंग के लिए, अपना प्रेजेंस एक दिखाने के लिए, ओमनी प्रेजेंस कह लीजिए, वो ज्यादा उसका यूज कर रहे हैं, रेदर मिस यूज कर रहे हैं। ऐसा वहां अपोजिशन भी आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जब 4 तारीख को वहां एक बड़ा इवेंट अमेरिका में आज होने जा रहा है, और वैसे में ईरान में इस तरह के इवेंट होना, ये कहीं ना कहीं जानबूझ के, मुझे लगता है ईरान के जो भी डिसीजन मेकर है उन्होंने डिसाइड किया। और इससे खतरा एक और है कि ईरान और अमेरिका के बीच खाई बढ़ सकती है, क्योंकि अगर लोगों का सपोर्ट इस जनाजे या सुपर्दे खाक के इवेंट में ज्यादा से ज्यादा होता है, तो डेथ टू अमेरिका के नारे लगने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली, जिसको अमेरिका नहीं एक्सेप्ट करेगा। वैसे तो ऑफिशियली इस इवेंट का जो एक स्लोगन दिया गया है, वी राइज, एक तरह से कि हम आगे बढ़ते हैं, ये दिखाने की कोशिश है कि ईरान इंटैक्ट है और ईरान के लोग एक साथ हैं और आगे बढ़ने की तैयारी है। तो मैसेजिंग, टाइमिंग दोनों कहीं ना कहीं कूटनीति और राजनीति को स्पेस देता है। हाँ। और उसको फलने फूलने का और मौका देता दिख रहा है आशीष। ठीक है, एक और बड़ी खबर जरा बता देते हैं। खamenei की अंतिम यात्रा से जुड़ी हुई, उस पर इजराइल की नजर है। अंतिम यात्रा के दौरान इजराइल अटैक कर सकता है, जिसकी आशंका मैं जता रहा था। हमले की आशंका पर ईरान ने वार्निंग भी दी है कि अंतिम यात्रा पर हमले का मतलब इजराइल खत्म हो जाएगा। 22 फरवरी को मारे गए थे आयतुल्लाह अली खामनेई, और अंतिम संस्कार यानी सुपुर्दे खाक जो है वो किया जाएगा। उससे पहले ये डर, देखिए आप देवनाथ सर, ये जो मैं बोल रहा था वो डर देखने को तो मिल रहा है। इजराइल हमला कर सकता, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर इस तरह की हिमाकत की गई तो हम इजराइल को खत्म कर देंगे। अब ऐसे में ये एक तो पक्ष हो गया। दूसरा मैं ये समझना चाह रहा हूं लीडरशिप को लेकर, अगर आयतुल्लाह अली खामनेई होते अभी, तो क्या सिनेरियो में चेंज होता?
जो अभी वॉर की स्थिति ये बहुत ज्यादा आक्रामक होती, या बीच का रास्ता निकलता कि नहीं ठीक है बैठ के बात करते हैं, या बात ही नहीं करनी थी अमेरिका को? आशीष, जहां तक आयत अली खमीनी की बात है, देखो समय समय पर पिछले 30 साल पहले भी 20 साल पहले भी उन्होंने बहुत क्लियर बयान दिया था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ईरान का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। उन्होंने कुछ धार्मिक रेफरेंस भी दिए थे इसके लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो आज जिंदा होते तो ये युद्ध पे खत्म करने के लिए जो बातचीत हो रही है, थोड़ा और मॉडरेट या नरम रुख ईरान अख्तियार करता और ईरान शायद और ज्यादा राजी हो जाता। दुनिया के जो इंस्पेक्टर्स आएंगे IAEA के, उनको ये दिखाने के लिए कि ईरान आके देख लो, ईरान वाकई एटमी हथियार नहीं बना रहा है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि एटमी हथियार बना रहा है कि नहीं। सबको मालूम है, अमेरिका और इजराइल को भी मालूम है, नेतन्याहू को भी मालूम है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, लेकिन नहीं बना रहा है। ये सबको मालूम है, नेतन्याहू को भी मालूम है। हाँ, मुद्दा कहाँ फंसा हुआ है, इज्जत का जो मामला कहते हैं ना, बात कहाँ फंसे कि वो 400 किलो यूरेनियम हैंडओवर करना है कि नहीं। कि वो अगर ईरान हैंडओवर करता है तो ईरान में जो आम आवाम है उनको भी लगेगा कि शायद हमारी जो सत्ता है, हमारी जो सरकार है, उसने घुटने टेक दिए। फैमिली ज्वेल्स, परिवार के गहने आप युद्ध में जब हार जाते हैं तो दूसरी तरफ से पुराने जमाने में हारने वाले राजा को अपने परिवार के गहनों को जीतने वाले राजा को सौंपना पड़ता था। तो असल में ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है। बाकी जैसे मैं रिपीट करूंगा लास्ट में कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। हमने भी तो 1974 में एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोजन किया था, लेकिन असली बॉम्ब हमने 1999 में एक्सप्लोड किया था। तो ईरान नहीं बना रहा है, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। कई बार न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना, ठीक है, वो बेटर पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी होती है। ठीक है जी आशीष। ठीक है सर, समय बस इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।